आप सभी को नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जगन्नाथ मिश्रा और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ में इंदिरा गांधी इंटर कॉलेज के प्रबंधक, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रीमान राकेश मणि त्रिपाठी जी आज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जो कि आप एक शिक्षक हैं। आपका विद्यालय कई जगह चल रहा है, उसके बाद में आपका राजनीति में भी आगमन हुआ, आप हरैया विधानसभा से चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं। तो इन तमाम सारे विषय पर चर्चा करने के लिए कि हरैया विधानसभा की क्या समस्या है, आप चुनाव लड़ेंगे कैसे, आप जीत सकते हैं, तमाम सारे फैक्टर होते हैं चुनाव लड़ने में, आप क्या विकास करेंगे, क्या आपका विजन है हरैया को लेके, तमाम सारे विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। सर, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सभी को सादर प्रणाम और बहुत बहुत बधाई आपको श्री मिश्रा जी, आपने हमको बहुत अमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बाकी आप जैसे जो सर, आप एक शिक्षक हैं, शिक्षक नहीं है, आप प्रबंधक हैं। प्रबंधक हैं। आपका एक बहुत बड़ा रोल है सर, बच्चों को एक नई दिशा दे रहे हैं। आपका कई विद्यालय चल रहा है, कैसे आपका राजनीति में आगमन हुआ, कैसे आपको लगा कि अब मुझे राजनीति में जाना चाहिए? जो हमारी राजनीति में आने का विषय है, ये हमारा पारिवारिक पृष्ठभूमि है। हमारे ताऊ स्वर्गीय सूर्यदत्त त्रिपाठी जी जब ब्लॉक बना कप्तानी में, तभी से वो ब्लॉक प्रमुख हुए और कांग्रेस के ही उसमें थे। यहाँ कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर में उनका नाम था, बहुत बड़े नेता में उनका नाम था। और सन 76 में उनकी हत्या हो गई। सन 76 में हत्या होने पे उनके हमारे यहाँ इंदिरा गांधी जी आई थी, इतना उनका वर्चस्व था क्षेत्र में, पार्टी में, हर जगह। उसके बाद हम लोगों को जो राजनीति में रुचि है, हमारे पिताजी स्वर्गीय देवेन्द्र त्रिपाठी उस समय सर्विस में थे, गन्ना विभाग में एक उसके पोस्ट पे थे। उसके बाद उन्होंने नौकरी छोड़ करके राजनीति में आए, क्योंकि विरासत संभाल ली थी। हमारे पास 2-2, 3-3 विद्यालय थे, सबकी विरासत संभाल ली थी, त्रिपाठी जी की विरासत भी संभाल ली थी। अब और लोग हम तो उस समय पैदा भी नहीं होते, बाकी हमारे घर में और लोग छोटे थे। पिताजी हमारे मतलब इतनी हम लोगों की लगाव है क्षेत्र में या राजनीति में, सर्विस छोड़ के राजनीति में आए। उसके बाद कांग्रेस की राजनीति में वो लगे रहे, फिर पीसीसी के मेंबर भी रहे, आईआईसीसी के भी मेंबर रहे। हम लोग चूँकि उन संस्कार ऐसा रहा, हमारे घर का माहौल ऐसा कि हम लोग कांग्रेस को छोड़ नहीं पाए आज तक। मतलब आप बचपन से ही कांग्रेसी? हाँ, बचपन से ही कांग्रेसी हैं। उसके बाद 2005 में हमारे पिताजी की मृत्यु हुई। उसके बाद दोनों तीनों विद्यालय जो हमारे हैं, उसका प्रबंध तंत्र का जिम्मा मुझको मिला। मैं दोनों विद्यालय देखता हूँ, आज भी देखता हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ देखिए, राजनीति में आने का मतलब है गरीबों की, दीन दुखियों की, सबकी मदद करना। हम लोग पूरा परिवार, हमारे बड़े भाई छात्र राजनीति में रहे हैं। सबसे बड़े भाई चंद्रशेखर त्रिपाठी जी, वो कुलभास्कर आश्रम डिग्री कॉलेज वहाँ इलाहाबाद में वो महामंत्री भी थे और बड़ा अच्छा उनका राजनीतिक करियर भी था। उसके बाद उनको सर्विस मिली, सर्विस में चले गए उद्यान विभाग में, उद्यान निरीक्षक के पद, जिला उद्यान निरीक्षक के पद पर थे, रिटायर हुए। उसके बाद उन्होंने अभी फैजाबाद मरी माता मंदिर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उसके वो महंत भी हैं आज की डेट में। लेकिन महंत आप चुनाव लड़ेंगे सर? बिल्कुल लड़ेंगे, अगर पार्टी ने सर, जब आप समाज की सेवा इतने दिन से कर रहे हैं, आपके पास अल्टरनेटिव बहुत सारे रास्ते हैं सेवा करने के लिए, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुझे चुनाव भी लड़के सेवा करना है? देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो राजनीति में आके ही संभव हैं। अगर हम कहीं मान लीजिए किसी विभाग में काम कराना है या कहीं कुछ करना है, तो हम अपना एक बैकग्राउंड तो हमारे पास है, प्रबंधक का बैकग्राउंड है। आज तक जो सम्मान मिला वो उसी से मिला और उससे सम्मान मिलता भी रहा, हर जगह जहाँ जाते हैं अच्छा सम्मान मिलता है। और एक पारिवारिक पृष्ठभूमि से भी हमको सम्मान मिलता है। और सबसे बड़ी चीज़ जो सम्मान मेन मिलता है वो हमारे क्षेत्र की जनता हमको देती है। क्षेत्र की जनता के ही आह्वान पे हम आज के उसमें राजनीति के मैदान में आना चाह रहे हैं, क्योंकि सारे लोग जुड़े हैं। देखिए, जब आप एक राजनीति में आ जाएंगे, जब आप एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा ना, तो आपको किसी का भी काम कराने में सुविधा होगी। जैसे मान लीजिए किसी को हैंड पाइप देना है, तो चलिए ठीक, हम अपने मतलब स्रोत से, अपने कमाई से, अपने उससे हम एक हैंड पंप दे सकते हैं, पूरे गांव को हैंड पंप नहीं दिया जा सकता। तो जब और पहली चीज़ दिया भी क्यों जाए, जब सरकार दे रही है सारी चीज़ों में उसका वो है, तो सरकार से हम दिलवाएंगे। क्षेत्र में क्या समस्या है, किसको बीमारी है, किसके यहाँ बिजली की समस्या है, किसकी सड़क। सर, आप हरैया से आज की डेट में सबसे आपने महसूस किया है जो? बिल्कुल सबसे बड़ी जो आज की पूरे राजनीति की, मतलब पूरे प्रदेश और देश की राजनीति की जो सबसे बड़ी समस्या है, वो धर्मवाद और जातवाद, दो चीज़ें हैं। धर्मवाद तो फैलाने का काम, देखिए कांग्रेस अगर 30-32 साल से राजनीति में नहीं आई, तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि धर्मवाद और जातवाद पे हम लोग राजनीति नहीं करते। हमारी पार्टी कभी जात पे और धर्म पे राजनीति नहीं की। उसी का अच्छा, छोटे छोटे दल जो हैं वो आके अपना धर्म पे, जात पे राजनीति करके, सबसे बड़ा दुर्भाग्य देखिए आज की डेट में, पहले ये चीज़ें नहीं थी। आज की डेट में जो आप जब न्यूज़ खोलते होंगे
चुनाव जैसे नज़दीक आता है जी वैसे जातिगत समीकरण भी आने लगते हैं टीवी पे, जबकि ये चीज़ नहीं होना चाहिए। इतने हमारे यहाँ बैकवर्ड हैं, इतने हमारे सामान हैं, उसके बाद भी उसमें जो आते हैं जातिगत समीकरण जो जाता है, इतने कुर्मी है, इतने हरिजन है, इतने सर कुर्मी है, हरिजन है, जातिवाद का फैक्टर, धर्मवाद का फैक्टर, तमाम सारे फैक्टर हैं। ये बिल्कुल नेशनल लेवल पे चलिए बात करते हैं। जमीनी स्तर पे आपने हररैया विधानसभा की क्या समस्याएं फेस किया? जमीनी स्तर पे आज की डेट में आप किसी भी सड़क पे, मैं तो इस समय मेरा पूरे विधानसभा का दौरा चल रहा है, कोई भी सड़क आप ऐसा नहीं है कि जो सड़क पे आप कायदे से चले जाएं। आप 2 पहिया, हमारे यहाँ हमारा घर हरदिया में पड़ता है, आप चले जाइए, कम से कम हमें लगता है साल भर से तो सड़क बनी रही है, साल भर से सड़क बने, लेकिन अभी तक उस पर आप मोटरसाइकिल से नहीं जा सकते हैं। भाई कैसा विकास है कि आप किसी काम को करने में आप इतना टाइम दे रहे हैं जी। और किसी भी तरफ से जाए, हमको गांव जाना होता है, हम दूसरे रास्ते से जाना होता है, हमने आपको घर क्यों नहीं बुलाया? माननीय अजय सिंह जी हररैया के विधायक वो कहते हैं हमने बहुत विकास किया है, हम विकास भैया मेरे विकास देखिए, विकास जब आप एसी कमरों में बैठे रहोगे तो आपको विकास बताने वाले आएंगे। क्षेत्र की जनता या तमाम ऐसे चापलूस होते हैं जो कहते हैं भैया बहुत काम हो गया, बहुत काम। लेकिन जब आप मार्केट में निकलोगे, सड़क पर निकलोगे, तब आपको पता चलेगा। जैसे हमने कहा कि बिजली बहुत है, लेकिन बिजली की समस्या जब आप किसानों से बात करोगे तब पता चलेगा ना बिजली आ रही है कि नहीं आ रही है, छुट्टा जानवर समस्या कैसे है। सत्ताधारी पार्टी के जिलाध्यक्ष महेश शुक्ला जी कह रहे हैं कि गांव में हर जगह 24 घंटे बिजली का आदेश है। भैया मैं तो कह रहा हूँ कि आ रहे, लेकिन आ रही है तो आप समस्या, बिजली आई, खंभा टूटा, बिजली कैसे आई जी? अगर खंभा टूटा तो उसको बनना चाहिए ना, लेकिन खंभा टूटा आपको पता कैसे चलेगा? जब आप क्षेत्र में जाओगे तभी पता लगेगा। ट्रांसफार्मर कहीं का जला, बिजली आने से चीज़ नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए आपके पास ना। जैसे मान लीजिए ट्रांसफार्मर जल गया, बिजली आ रही, क्या मतलब है? बिजली नहीं आएगी ना, जब तक आपका ट्रांसफार्मर नहीं ठीक हो तब तक बिजली कहाँ से आएगी? बिजली तो तब मानी जाएगी। अच्छा, बिजली की समस्या, सड़क की समस्या, सबसे ज़्यादा जो आज की समस्या है वो छुट्टा जानवर की समस्या है, उससे ज़्यादा समस्या भ्रष्टाचार की समस्या है, नारी उत्पीड़न की समस्या है और गुंडागर्दी की समस्या, सारी समस्याएं हैं। तो ये सब समस्याओं को दूर करने के लिए हमको कहीं ना कहीं आगे आना पड़ेगा ना। किसी भी, हम तो अपने पब्लिक, अपने जनता से भी, जनता जनार्दन जो हमारे देवतुल्य जनता है, उससे भी मैं कहता हूँ कि कहीं भी अन्याय अगर हो रहा है तो अन्याय आप देखिए नहीं, उसके खिलाफ आप मोर्चा निकालिए, मोर्चा खोलिए, तब अन्याय। अभी आपने बहुत प्रमुख प्रश्न उठाया है कि जो भी पार्टियां हैं वो जातिवाद और धर्मवाद की राजनीति कर रही हैं। बिल्कुल सत्ताधारी पार्टी के ऊपर, कांग्रेस पार्टी के ऊपर बहुत बड़ा आरोप हमेशा से रहता है कि कांग्रेस पार्टी परिवारवाद को बढ़ावा देती है। जी भाई, परिवारवाद को बढ़ावा कहाँ दे रही है आप बताओ? कहाँ परिवार, और कौन सी ऐसी पार्टी है जो परिवार? हमेशा ये कहना रहता है कि आपके जो पार्टी में या सपा पार्टी में विरासतन इन लोगों को कुर्सी मिल जाती है। विरासत में कुर्सी मिली, विरासत में तो हमको, अगर हम आज राजनीति में आ रहे हैं तो कोई कहे इनको विरासत में कुर्सी मिली है, तो ये ऐसे कहाँ मिल जाएगी? आज तक हमको क्यों नहीं विधायक की कुर्सी मिली भाई विरासत में? हम मेहनत कर रहे हैं, उस लायक काम कर रहे हैं, तब तो हमको विरासत मिलेगी। जब आप उस लायक करोगे, तमाम लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे, अब आज अमित शाह जी को देख लीजिए, उनका बच्चा उस लायक नहीं, राजनीति में नहीं आ रहा है, लेकिन उसको पूंजीपति बना रहे हैं। कौन ऐसा बीजेपी में कोई ऐसा नेता बना है जो अपने लड़कों को ना टिकट दिलवा रहा हो, चुनाव न लड़वा रहा हो? जिसकी क्षमता नहीं है राजनीति करने की, वो कैसे राजनीति करवा सकते हैं भाई? कौन ऐसा आदमी है, कौन ऐसी पार्टी है? आप सपा में चले जाए, पूरा परिवार राजनीति में, कोई जिला पंचायत सदस्य है, कोई अध्यक्ष है, कोई विधायक है, कोई सांसद है, तो आप परिवार, एक पार्टी का आप क्यों कह रहे हैं परिवारवाद? और परिवारवाद है कहाँ? परिवार यहाँ तो शहीद हुए हैं लोग ना, हमारे यहाँ जो पार्टी में जो शहीद हुए हैं और उस कैडर के निकले हैं, तब हम राजनीति में आ रहे हैं ना भाई। सोनिया जी, जब एक समय आया था, सोनिया जी ने कहा कि हम राजनीति में नहीं आएंगे। जब देश के लोगों ने की पुकार हुई, देश के लोगों ने उनसे आह्वान किया, तब वो राजनीति में आए ना। आपको पता होना चाहिए, जब राजीव गांधी भी राजनीति में नहीं आए थे। राजीव गांधी की, जब उनकी इंदिरा जी की हत्या हुई तो राजीव गांधी पढ़ाई कर रहे थे, उस समय विदेश में थे, उनका कोई रुचि नहीं था राजनीति में आने का। लेकिन क्षेत्र, पूरे देश की जनता एक बार पूरा एक आह्वान किया कि नहीं, आपको राजनीति में आना है, तब वो राजनीति में आए। उसके बाद सोनिया जी का वो हुआ, सोनिया जी भी, राजीव जी की हत्या के बाद सोनिया जी भी ने कहा कि हमको राजनीति नहीं करना है, हम राजनीति में नहीं रहेंगे, उन्होंने छोड़ दिया। प्रधानमंत्री जैसा पद जिसके लिए पूरा देश लालायित रहता था, उस वैसे पद को हमारी नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी ने ठुकराया था, उस पद को। सर, जो भी बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं उनका हमेशा कहना है कि हम लोग हमेशा क्षेत्र से जुड़े रहते हैं, क्षेत्र में जाते हैं, तमाम प्रकार के कार्यक्रम करते रहते हैं जी। सपा है, बसपा है, कांग्रेस पार्टी, ये सब चुनावी मेढक की तरह केवल चुनाव के समय में ये दिखाई देते हैं, बैनर लगवाते हैं, क्षेत्र में जाते हैं। अच्छा, आप बताइए कि चुनावी मेढक की तरह कौन पार्टी ऐसी जो चुनावी मेढक, आप चाहे जिस सीटिंग विधायक के लिए, चाहे सांसद के लिए, चाहे कौन ऐसे हैं जो 5 साल पूरा घूमते हैं? अगर 5 साल पूरा घूमते रहते हैं तो चुनाव में उनको दौड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आज चाहे वो माननीय विधायक जी हों, चाहे माननीय सांसद जी हों, चाहे जितने नेता हों, मंत्री हों, कोई भी, अगर उन्होंने 5 साल क्षेत्र में चला है
हम तो कुछ नहीं, मैं तो बता रहा हूँ, मैं किसी पद पे नहीं हूँ, लेकिन क्षेत्र की जनता जिस हिसाब से हमको अपना स्नेह और प्यार दे रही है ना, उस क्यों दे रही है? क्योंकि मैं पूरा 5 साल दौड़ता रहता हूँ, मैं हमेशा दौड़ता रहता हूँ। हमारे भाई साहब हैं यहीं गांव के बगल में, कहीं न कहीं से बीडीसी रहते हैं, कहीं न कभी प्रधान रहते हैं, हमेशा प्रधान बीडीसी रहते हैं। हम लोग उस लायक काम करते हैं, इसलिए हमको कभी ये नहीं कहना पड़ता हम चुनाव लड़ना है हमको। सर क्या हमसे जनता खुद आह्वान करती है कि आप चुनाव में आइए। जैसे कांग्रेस पार्टी की अभी ना कोई रैली चल रही है, ना कोई जनसभा है, हमारे प्रदेश में अभी चुनाव होने वाला है। देखिए ये कहीं ना कहीं इतना पीछे, देखिए ये आपको भ्रमित किया जाता है। सबसे बड़ी चीज़ तो कांग्रेस कितना मेहनत आज की डेट में कोई नई पार्टी कर रही है। मैं आपको बताऊं, करीब 6 महीने साल भर पहले हमारे यहाँ न्याय पंचायत संगठन सृजन अभियान के नाम से चला है। न्याय पंचायत हम लोग कार्य करते हैं, न्याय पंचायत वाइज कार्य, 1 न्याय पंचायत अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 5 महासचिव, 10 सचिव, इतने का हमने कार्यकारिणी गठन किया। उसके बाद हमारा जो अब कार्यक्रम चल रहा है वो लगभग कल परसों पूरा भी हो जाएगा। हम हर ग्राम सभा में करीब 25-30 कार्यकर्ता बना रहे हैं, बना नहीं रहे, बन चुके हैं हमारे पास। आपको मैं लिस्ट अभी प्रोवाइड करा दूंगा, हमारे पास लिस्ट भी आ गई सारी पूरे 4 ब्लॉक की। और उसके बाद हम लोग बूथ स्तर पर काम, हम बैठे कहाँ हैं भाई? हमसे ज़्यादा अगर किसी ने काम, हाँ ये है कि मैं कभी एसी कमरों में बैठ के वो नहीं बनाता हूँ, लिस्ट नहीं बनाता हूँ, हम सड़क पे चल के बनाता हूँ। एसी कमरों में हमारी नीतियाँ नहीं चलती हैं, हम लोग जो चलते हैं सड़क पे चल के काम करते हैं। हरैया विधानसभा से मौका मिलता है, आप विधायक बनते हैं जी, आपने बहुत सारी समस्याएं उठी, रोड की समस्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या है, तमाम समस्या आपने गिनाया, भ्रष्टाचार है, नारी सम्मान के लिए क्या करेंगे आप इसको सुधारने के लिए? देखिए सुधारने के लिए ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको सारी चीज़ों पे निगाह रखने की जरूरत है। आप चले जाइए, हमारे यहाँ यही बगल में काशीपुर है, हम तो अभी एक दिन देखा हमने, बहुत बड़ा वहाँ PSC CSC जो भी बोलते हैं, PSC है CSC है, आप देखिएगा वहाँ आज तक कोई OPD नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही है? आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, इसलिए नहीं हो रही, उसको पूरा करना। देखिए कहीं किसी चीज़, शिक्षा में आप जाइए, हर ये कांग्रेस की देन है, हर ग्राम सभा में, हर न्याय पंचायत में कहीं न कहीं एक जूनियर हाई स्कूल मिलेगा आपको, एक प्राइमरी स्कूल। आप बताइए जितने ये लोग कह रहे हैं शासन सत्ता के लोग, कितने विद्यालय आज तक खुलाए हैं जी? प्राइमरी स्तर का है, जूनियर स्तर का, या IIT स्तर का, IIM स्तर का, या कोई एक हॉस्टल बनवा दीजिए। हम लोग, चूंकि हम लोग धरातल पे काम करना चाहते हैं, हम लोग उद्घाटन में विश्वास नहीं रखते हैं। पॉलिटेक्निक कॉलेज बन रहा है धर्मपुर में, अजय सिंह जी कहते हैं यहाँ पे हरैया में अभी हॉस्पिटल बन के तैयार हो चुका है। भैया मैं तो यही कह रहा हूँ कि बन तो सब जगह रहा है, बन तो सब जगह रहा है, कि धरातल पे कहाँ इनका काम जो है। मैं आपको बताऊँ, बड़ी हंसी की बात है, मैं मुझको चूँकि ये राजनीतिक मामला है, इसमें नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिलहाल बोलना पड़ रहा है। क्यों? अभी आप चले जाए कप्तानगंज हॉस्टल, कप्तानगंज हॉस्टल आज के करीब 7-8 साल 10 साल पहले बना था, उसमें OPD चल रही थी, लेकिन आज की जो सरकार है उस सरकार ने उसका उद्घाटन दोबारा किया है। इनका काम ऐसे होता है जी कि बनवाई कोई सरकार ने, काम किसी सरकार में हो रहा है। मखौड़ा उद्घाटन वहाँ पे इतना अच्छा विकास हो रहा है, कई सालों से वहाँ पे काम चल रहा है। कभी आप गए सर मखौड़ा? बिल्कुल गए, अभी मैं परसों ही गया था। इस समय तो मेरा क्षेत्र में चारों तरफ दौड़ा चल रहा है। क्या कमी है वहाँ पे? अभी बहुत कमियां। देखिए जब आप उसको पर्यटन, एक मखौड़ा धाम को आप एक नॉर्मल वो तो ले नहीं सकते, सिंगनारी उसको तमाम सारे, बिल्कुल धार्मिक स्थल को आप जब तक आप पर्यटन के स्तर पर मानते हैं कि विकास हो रहा है? नहीं, कैसे मालूम विकास हो रहा है? अगर विकास हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा? आज तक क्यों नहीं पूरा हुआ? आज 5 साल पूरे होने वाले हैं। अगर विकास हो रहा है तो इसका मतलब कि लास्ट तक, आज चुनाव आएगा तो कहेंगे हम इसको पूरा कराएंगे। ये कोई विकास थोड़ी ना। विकास का मतलब कि आप एक टाइम समय सीमा निर्धारित करिए ना, कि मैं ये काम करूंगा तो कितने दिन के अंदर करूंगा। ये विकास नहीं होता। जब चुनाव आए तो 1 साल पहले आप शुरू करा, तो उसके बाद कह दो मैं इसको पूरा करूंगा, अब की चुनाव में जिताई मैं पूरा करूँगा। ये तो एक राजनीतिक भाषा हो गई ना, राजनीतिक भाषा। जब आप किसी काम को बीड़ा उठाइए तो वो पूरा करने का प्रयास करें, उसमें राजनीति की कोई भाषा नहीं होनी चाहिए कि मैं विकास कर रहा हूँ या विकास करूँगा या मुझको दोबारा मौका दीजिए मैं पूरा करूँ, ये नहीं होना चाहिए। आगामी 22 में विधानसभा का चुनाव होने वाला। विकास इनके यहाँ ऐसे होता है, आप चले जाइए बगल के जिले में स्टेडियम बना है जी। आज कम से कम तो जानते हैं 15 साल हो गया है स्टेडियम बने, मुश्किल से 20% काम बचा है, उस पर किसी सरकार का ध्यान नहीं। क्या वो विकास नहीं है? इसलिए विकास नहीं है कि यहाँ भी जातवाद और क्षेत्रवाद की राजनीति चल रही है, इसलिए नहीं है कि ये दूसरी पार्टी ने इसका उद्घाटन किया, मैं इसको कैसे पूरा कराऊं। क्या ये स्टेडियम एक विकास की श्रेणी में नहीं आता? चुनाव जीतना जातिवाद का बहुत बड़ा फैक्टर रहता है, कैसे आप चुनाव जीतेंगे इतने? बिल्कुल, देखिए मेरी जो लड़ाई है, मैं चुनाव जीतूं या हारूं, मेरी जातवाद की और धर्मवाद की लड़ाई कतई नहीं रहेगी, कभी नहीं रहेगी, आजीवन नहीं रहेगी। मैं अगर चलूंगा तो सबको साथ लेके चलूंगा। राजकिशोर जी बसपा से आ रहे हैं, वो कहते हैं हमको दलित का वोट मिल जाएगा। भाई देखिए आज के नेताओं का यही तो है, जब बसपा में आएंगे तो दलित के नेता हो जाएंगे, सभा में जाएंगे तो कहेंगे हम यादव के नेता हो गए। सबसे बड़ा जो मेरा राजनीति में आने का यही है
मैं बड़ा दुखी हूँ इस मैटर को लेके। भाजपा में जाएंगे तो कहेंगे मैं ठाकुर का नेता हूँ। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जहाँ कभी आपको ये नहीं मिलेगा कि आप बताइए, आप सपा का नाम जैसे लेंगे वैसे होगा कि यादव की पार्टी है, यादव की, जो मतलब आज के परिवेश में चल रहा है। आप बसपा में जाएंगे तो बोलेंगे ये SC कास्ट की पार्टी है। आप भाजपा में चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं कोई एक प्रभावित आपको मिलेगा। लेकिन कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है, कांग्रेस का अगर हम नाम लेते हैं, मतलब आप मानते हैं कि भाजपा में अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग काम करने वाले अच्छे लोग। अभी आपने कहा कि वहाँ पे प्रभावित लोग हैं, जो प्रभावी लोग की बात नहीं कर रहा हूँ। प्रभावक मतलब जैसे आप कहें एक जात का, मैं जात का नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, जी पार्टी के जात का नाम ले। जैसे आपने कहा कि यादव सपा के हो गए, हरिजन उसके हो गए, वैसे कोई एक जात है जो भाजपा में भी है ना। इस समीकरण को कैसे आप तोड़ पाएंगे, इस चैन को? भैया समीकरण सबका एक मुद्दा होना चाहिए, विकास जी, सबका विकास होना चाहिए। ये जातवाद लेके आप कब तक चलोगे? 2022 चुनाव में क्या एजेंडा रहेगा कांग्रेस? हम लोगों का जो आज के डेट में समस्या है उसका, जैसे आज की डेट में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है, नारी उत्पीड़न है, और सबसे बड़ा किसानों की समस्या है। किसानों की समस्या को कैसे आप सुलझाएंगे? क्योंकि सत्ताधारी पार्टी के ऊपर तो आरोप है किसानों का कि वो हमसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, हमारी बात नहीं सुन भाई रहे। बातचीत कहाँ नहीं कर रहे हैं? बातचीत आप करोगे तब देखिए, तानाशाही नहीं चल होनी चाहिए, हिटलर शाही नहीं होनी चाहिए। जब आप बात करने जाओगे तब आपसे बात होगी। आप सरकार में तो इसका मतलब थोड़ी कि संसद भवन जाके आपसे बात करेगा कोई किसान। आप किसान के नेता हो ना, आप किसान की राजनीति कर रहे हो तो आप किसान के घर जाइए, समस्या पूछिए। वो कौन नेता है कि जिसको पता नहीं कि जानवर की समस्या है? MSP जो आप बता रहे हैं, आप अभी सीधा जो आप न्यूज़ में देखा होगा, अभी जो वहाँ हिमाचल में सेब की खेती हो रही है, जो लोग कहते हैं किसान जो MSP या जो किसान नीति का आ रहा है वो बड़ा ही बढ़िया है किसानों के हित में। हित कैसे मान लें आप बताइए? सबसे बड़ा मुद्दा जो है सेब का था, वहाँ कॉन्ट्रैक्ट बेस पे खेती हुआ, अडानी ग्रुप ने उसकी खेती का जिम्मा लिया, खेती कराया। जब किसान का सेब तैयार हो गया, सीधे सीधे बाजार भाव से 18 रुपये कम में दे रहे हैं। इसका मतलब ये तानाशाही नहीं हुई तो क्या हुई? हम कैसे मान लें कि आपके कानून में दम है जो हमारे हित में है, किसान के हित में है? आज वहाँ किसानों को सेब फेंकना पड़ रहा है। इतना बड़ा इतना देखिए, ये सारी चीज़ों को ख़त्म इसलिए किया जाएगा ना, सारी जो हम एक उसका कानून बनाएंगे जो किसानों के हित में हो, उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे, हमारी पार्टी काम करेगी। दूसरी चीज़, हिटलर शाही नहीं होगी हमारे यहाँ सबसे राय लेके सबसे वो काम करके काम किया जाएगा। सबसे बड़ा मुद्दा जो है आज की डेट में किसानों का ही है। किसान और किसान नहीं, देखिए सबसे बड़ी चीज़ चोरी कम करना होगा। आप बेवकूफ़ बनाने का काम मत करिए। और आपको मैं बताऊं कहाँ कहाँ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, किसान वर्ग में बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। जैसे आपका खाद का वजन 50 किलो था, ठीक है, 50 किलो में 45 किलो 5 किलो वजन घटा दिया गया और दाम बढ़ा दिया गया। हमारे यहाँ शिक्षा विभाग में चले जाइए आप, पहले हम लोगों के ज़माने में, पहले के अभी तक होते थे 13 पेपर होते थे हाई स्कूल में और 11 पेपर होते थे इंटर में। तब बोर्ड फीस अभी पहले तो बहुत कम थी, अब तो 210 रुपये थे पिछले साल में, अब बोर्ड फीस हो गई 610। कमाई इनकम उन्होंने बढ़ा लिया 3 गुना। और खर्चे कितने हो गए? खर्चे जो 13 पेपर होते 6 पेपर हो गए, जो 10 पेपर होते थे 11 पेपर होते तो 5 हो गए। ये आज की डेट में जो पार्टी काम कर रही है, जो सरकार काम कर रही है, ये राजनीति नहीं कर रही है, ये व्यवसाय कर रही है। उसको हमको आपको समझना पड़ेगा कि इस व्यवसाय को कैसे दूर किया जाए कि एक राजनीतिक पार्टी है जो राजनीति के बारे में जो स्वच्छ छवि की राजनीति करे। भाई आप राजनीति, आप तो व्यवसाय कर रहे हो ना, खर्चा आपने कम कर लिया और इनकम बढ़ा लिया। आप और सेक्टर में चले जाइए, हर सेक्टर में ही आप सिलेंडर में चले जाइए, गैस सिलेंडर में जाइए, गैस सिलेंडर में सब्सिडी कितना आती थी आपको पता है? कितना आती थी? तो सब्सिडी तो कम ज़्यादा लगा, कम ज़्यादा 200-250 ऐसे आती थी। आज की डेट में कितनी सब्सिडी आ रही है? भाई हमको कितना बेवकूफ़ बनाया जाए? जनता जो हमारी है उसको कितना आप बेवकूफ़ बनाओगे? आप एक प्रलोभन पहले दिए कि आप इतना सिलेंडर का दाम लगेगा, इसमें आपको 250 रुपये 200 रुपये सब्सिडी मिलेगी। 100 से 250 से 150 हुई, 150 से 100 हुई, 100 से 125 हुई। अब आज की डेट में हमें लगता है कि कोई बता रहा था हमको, भाई बहुत ज़्यादा जानकारी में नहीं है, क्योंकि अकाउंट में आता होगा हो सकता है तो ज़्यादा जानकारी लेकिन आज तो मैं कोई बता रहा 53 रुपये आ रही, कोई 57 रुपये आ रही, हो सकता है ये भी बंद हो जाए, कुछ लोगों की ये भी नहीं आ रही। तो ये बेवकूफ़ बनाने का काम आप बंद करिए ना, क्योंकि भोली भाली जनता, इसको बेवकूफ़ आप मत बनाइए। जब एक दिन जनता जागृत होगी ना, तब आपको कुर्सी से उखाड़ फेंकेगी, जाहिर सी बात है। भाई गुलामी आप कब तक देखोगे? गुलामी जो अंग्रेज़ों के ज़माने में या मुग़ल के काल में हम लोग गुलामी सहे या करें, भाई 2 साल 4 साल 10 साल, ठीक,
उसके बाद तो एक ना एक दिन जनता सड़क पे आएगी, और जिस दिन जनता सड़क पे आए उस दिन आपको रहना नहीं जो है। भी हमारे साथ में अब सत्ताधारी पार्टी के नेतागण जो भी जुड़ेंगे, आपने बहुत सारे प्रश्नों को उठाया कि भाई हमारे पास नहीं चल रही है, हमारे पास प्रश्न नहीं है, ये तो जनता का प्रश्न है ना। आप बैंक सेक्टर में चले जाइए, मिनिमम बैलेंस आपने अकाउंट खुलवा दिया, आज की डेट में पता चला किसी गरीब आदमी का लड़का दिल्ली कमा रहा है, 1500 रुपये भेज दिया कि भैया हमको खेती में काम है, या हमको फला जगह न्योता करने जाना है, बिटिया के यहाँ शादी है, 1500 है, उसने मान लीजिए 1000 निकाल लिया, 500 उसके अकाउंट में बचा है, कभी जोर पड़ी 100-200 और निकाल लिया, 300-400 बचा हो 2 महीने में ख़त्म। कभी मिनिमम बैलेंस के आज में आपको आंकड़ा आप देखिएगा, अगर आप पढ़ते होंगे तो आप आंकड़ा देखिएगा, मिनिमम बैलेंस केवल एक ब्रांच से SBI से कितने करोड़ रुपए आए थे जी। तो मिनिमम बैलेंस का भुक्तभोगी कौन है? वही जो एक पिक्चर की कहावत है कि इसका हाल आप क्या जानो रमेश बाबू, वही कहानी चल रही है। मिनिमम बैलेंस का पता हमारे नेताओं को, हमारे पूंजीपतियों को नहीं पता है, वो हमको पता, हमारे गरीबों को, गरीब जनता को पता है जी। तो ऐसे तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो जनता देख रही है, सोच रही है कि हमको, देखिए हमको 1 पैसा दीजिए, लेकिन ये बताए कि आपको 1 पैसा मिलेगा, ये नहीं कि आप हमको 10 रुपये कह के और 1 पैसा मत दीजिए, ये नहीं होना चाहिए। एक स्वच्छ छवि की राजनीति होनी चाहिए, और एक ठीक ठाक मतलब कायदे का होना चाहिए, जो आप कहिए उस पर अडिग रहिए। आप आज कह रहे हो हम सब्सिडी देंगे, कल को सब्सिडी नहीं दे रहे हो, आज आप कह रहे हो हम 5 किलो आपके, चोरी मत करिए ना। 50 किलो की बोरी में आपको क्या जरूरत थी? आप अभी राशन बंटवाएं, राशन का बहुत बड़ा मुद्दा आपके पास है, कभी आप बैठिए मैं आपको बताऊंगा कितना बड़ा मुद्दा उसमें है, कितना बड़ा घोटाला उसमें है। चूँकि हम आज की डेट में सरकार में हमारे लिए कोई घोटाला नहीं है। 20 किलो की पैकेट छपवानी, आप जब आपको 5 किलो देना था तो आप 20 किलो का पैकेट क्यों छपवाएं? क्योंकि आपको फोटो बड़ी करनी थी भाई, फोटो बड़ी करने के लिए आपने 20 किलो का बैग छपवा दिया, क्या आप दिए राशन 5 किलो। तो ये बेवकूफ़ हमको कब तक बनाए? हमारी जनता को, हमारे जो देवतुल्य जनता, उसको कब तक बेवकूफ़ बनाओगे आप? दिखावा नहीं होना चाहिए। अभी तक आपने बहुत सारे प्रश्न उठाए। बिल्कुल, मैं जब भी मिलूंगा सत्ताधारी पार्टी के किसी भी नेता से, जिला अध्यक्ष से, सांसद से, विधायक से, मैं उनसे जरूर आपके प्रश्नों को उठाऊंगा। और दोस्तों, अभी तक आप सभी राकेश मृत त्रिपाठी जी को सुन रहे थे, जो कि आप सभी उनके बारे में जाने कि उनका राजनीतिक विजन क्या है, किस प्रकार की राजनीति होनी चाहिए। अभी तक आप सभी सुन रहे थे कि राजनीति किस प्रकार से होनी चाहिए, कैसे नेता को क्षेत्र में चुना जाना चाहिए, क्या उनका विजन है, हरैया की क्या समस्या है, सत्ताधारी पार्टी किस प्रकार से किसानों का हनन कर रही है, किस प्रकार से आपके अधिकारों का हनन कर रही है, कि आपको राशन में आपके साथ घोटाला किया जा रहा है, खाद आ रही है उसमें किस तरह से कमियागिरी चल रही है। बहुत सारे प्रश्न आपने उठाए माननीय तिवारी जी के, बहुत सारे प्रश्न भैया। मैं जरूर इसका स्पष्टीकरण लूँगा जो भी हमारे साथ नेता जुड़ेंगे। सर, आपने इतना सब कुछ बताया क्षेत्र के सामने, आप अगर चुनाव जीतते हैं आप क्या करेंगे, आपने अपना ये विचार रखा, इसके लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भाई हम तो अगर चुनाव जीतेंगे तो जो जनता की समस्या रहेगी उसको दूर करेंगे। हमारी कोई समस्या, हमारी तो जनता है ना, जो जनता की समस्या है वही हमको दूर करना हमारा काम। एक नेता का काम, एक सेवक का काम होता है कि वो अपने मालिक से देखे कि हमारे मालिक की क्या कमी है, उसको किस चीज़ की दिक्कत आ रही है, उसको हमको पूरा करना है। जैसे आप ड्राइवर रखते हैं तो वो ड्राइवर काम है ना कि आप किस लाइन में जाना है, कैसे जाना है, गाड़ी कैसे चलाना है, तो हमारा काम तो एक ड्राइवर का है। मालिक तो हमारा जनता जाना है ना, मालिक जो कहेगी वो मैं करूँगा। दोस्तों, अब इस वीडियो को आप सभी सुनिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करते रहिए, ताकि आपकी आवाज़ हर विधानसभा हरैया के लोगों के पास में पहुंच सके और उनको अपना प्रत्याशी चुनने में, तमाम सारे प्रत्याशियों को मैं इंटरव्यू आजकल कर रहा हूं, सभी के देखेंगे सबका वीडियो, तो उनको आसानी रहेगा कि मुझे किस प्रत्याशी का चयन करना चाहिए, आप सभी के लिए ठीक रहेगा। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करिए। सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश त्रिपाठी।